नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। और चर्चा कर रहे हैं हम राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। और राजस्थान की जियोग्राफी में हमारी लगभग आज चौथी क्लास है भौतिक स्वरूप को लेकर। और स्थिति और विस्तार हमने कंप्लीट पूरा कर लिया है। हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। और आज भौतिक स्वरूप को लेकर राजस्थान के आज चौथी क्लास है। और चर्चा कर रहे हैं हम चौथी क्लास में आज जो करने वाले हैं वो शुष्क मरुस्थल की। ठीक है, उससे पहले हमने मरुस्थल को पूरा समझ लिया है कि किस प्रकार है। राजस्थान में पूरे राजस्थान को किन किन भागों में बांटा गया है, किस किस ने कितने भाग बांटे वो भी हमने समझ लिया है। अब हम शुरू करते हैं आज अपना शुष्क मरुस्थल को लेकर। काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी अच्छे से समझेंगे, तो हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। मैप को देखते रहना और ऐसा का ऐसा मैप आपकी नोट्स में भी बनना चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर स्थिति और विस्तार देखें ना, तो देखो यहाँ पे मोटे तौर पे माना जाता है कि 73 डिग्री 45 मिनट होगा इस तरह। ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा सिर्फ एक लाइन खींच के बनाया गया है, तो कोई बीच में इसका विस्तार सही से नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कभी रेगिस्तान को नहीं बताया जा सकता कि हाँ स्थान यही है, क्योंकि ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। हवा के साथ कभी रेत आगे बढ़ जाती है, वापस हवा इधर आती है, रेत इधर, तो ये हिलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन मोटे तौर पर अगर हम देखें ना, तो ये लगभग 76 डिग्री माना जाता है। और अगर यहाँ पे देखें तो लगभग 73 डिग्री या 74 डिग्री के आसपास यहाँ इसको आखिरी छोर को माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं पूछा जाता है वैसे भी, क्योंकि ये फिक्स नहीं है चीज़ें। लेकिन ये अरावली है तो ये फिक्स हो गई यहाँ पे। तो 76 डिग्री लगभग इसका देशांती विस्तार है। कहाँ से लगाकर यहाँ से ये कितना है 69 डिग्री 30 मिनट। अक्षांशीय स्थिति और विस्तार में ध्यान से देखा इस चीज़ को। अगर आपको कोई डाउट है ना, तो भारत के भूगोल में अक्षांशीय और स्थिति के विस्तार को लेकर क्लासें डाल रखी है, 2-3 क्लासें हैं, उनको देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये होगी अपनी देशांती विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार तो आखिरी छोर राजस्थान का कितना है 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 25 डिग्री लगभग। लेकिन अगर डीप में देखें ना, तो यहाँ पे 24 डिग्री और 31 मिनट होता है। अब ये 1 मिनट बढ़ गया ना, इसलिए 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी 24 डिग्री और 31 मिनट लगभग माना जाता है। तो ये राजस्थान मरुस्थल का स्थिति और विस्तार है। ठीक है, अब आगे समझना आप। ये तो बात होगी स्थिति और विस्तार को लेकर, हटा देते हैं इसको। अब देखो है क्या, ये जो बात करते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता की, हम सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे थी। तो राजस्थान से थोड़ी ही दूर स्थिति है उसकी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे ना, तो कुछ अवशेष राजस्थान से भी मिले हैं, कुछ अवशेष राजस्थान से भी मिले हैं। और आपको पता है कालीबंगा सभ्यता मिली है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो इससे लगता है कि ये मरुस्थल जो है ना, वो क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद आप देखो मध्यकाल में आ जाओ, तो राजवंश हुए हैं ना, राजवंश हुए हैं। तो जैसलमेर में भाटी राजवंश था। हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, छोटा छोटा समझ रहे हैं कि भाटी राजवंश था। और जोधपुर में राठौड़ राजवंश हुआ है, तो वो भी तो इसी क्षेत्र में आ रहे हैं ना, ये जोधपुर में आ रहा है हल्का फुल्का। तो कहीं ना कहीं ये मरुस्थल महत्वपूर्ण रहा है। तो हो सकता है कि शुरुआत में यहाँ पे हरियाली थी, मतलब पेड़ पौधे थे, रेत तो थी लेकिन हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, वो सारी चीजें थी। और मध्यकाल कब है, वे तो है ना 18वीं शताब्दी के पहले, अंग्रेजों के आने से पहले जो काल है वही तो मध्यकाल है। ठीक है, तो उसी को माना जाता है। तो उस वक्त इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था, यहाँ पे किले बनाए गए, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पे मानव बस्तियां थी, वो सारी चीजें थी। तो इससे पता चलता है कि ये जो शुष्क जैसलमेर है ना, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा है। आगे देखो, जो भी व्यापारिक केंद्र बने ना अंग्रेजों के आने के बाद, ठीक है, आने के समय, तो जो भी व्यापारी केंद्र केंद्र है ना, वो जैसलमेर से होकर गुजरने वाले रास्ते ही थे। मध्य एशिया में जाने वाले जो रास्ते थे ना स्थल से, वो कहीं ना कहीं जैसलमेर से, राजस्थान से जो भी जा रहा था ना, वो जैसलमेर से होकर ही जा रहा था। जैसलमेर बीकानेर, तो ये रास्ते हो गए थे ना यहाँ से। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। तो हो सकता है कि जो मरुस्थलीकरण का जो प्रभाव रहा है ना यहाँ पे, मरुस्थलीकरण, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल नवीन प्रक्रिया है, नवीन प्रक्रिया। 10,000 साल पहले बोलते हैं ना, 10,000 साल पहले, तो कहीं ना कहीं ये इतना पुराना नहीं है, ये अभी नया ही हुआ है, मतलब कि ठीक है। क्योंकि इतने राजवंशों का होना, एक व्यापारिक केंद्र के रूप में हमारे सामने आना, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिलना,
तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी तो है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र अभी गति कर रहा है मरुस्थल की ओर, ठीक है। तो वो हमारे सामने समझने वाली जो चीज थी वो हो गई। उसके बाद देखना, ये है क्षेत्र पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान से समझना, ये है पाकिस्तान। इधर हो जाएगा गुजरात। गुजरात, ये पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पंजाब। पंजाब, तो पंजाब, और एक यहाँ पे है हरियाणा, ये चार हरियाणा, ठीक है। तो एक तो पाकिस्तान में फैला हुआ है, एक पंजाब में फैला हुआ है, एक हरियाणा में फैला हुआ है, और एक गुजरात में फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है ना वो गुजरात में है, और सबसे कम जो है वो इसमें हरियाणा में है। लेकिन अगर देश की बात करें ना, तो कम है पाकिस्तान में और ज्यादा है भारत में। समझ में आ गई ना चीज। सबसे ज्यादा राजस्थान के बाद किसी में है अगर मरुस्थल, सबसे ज्यादा तो मरुस्थल राजस्थान में है, 61 लगभग 62%। लगभग 62% किसका? भारत का। लगभग 62% हिस्सा कौन रखता है? तो राजस्थान रखता है, ठीक है, भारत का। लेकिन राजस्थान के बाद अगर कोई राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा मरुस्थल फैला हुआ है ना, तो वो कौन है? गुजरात। उसके बाद अगर कोई है तो वो है पंजाब, उसके बाद कोई है तो वो है हरियाणा। लेकिन अगर देशों की बात करें ना, तो कम पाकिस्तान में होगा और ज्यादा भारत में होगा। लगभग 84 या 85% हिस्सा भारत रखता है, 14 या 15% हिस्सा पाकिस्तान रखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गई रेगिस्तान को लेकर बात। अब इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं अब। अब समझना आगे, ये जो रेगिस्तान है ना, ठीक है, इसको रेगिस्तान, ऊंट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ध्यान रखना। जो ऊंट है ना उसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। और हमने बात की ना, जो व्यापारिक केंद्र, जो बस्तियां थी पहले, व्यापारिक केंद्र था, तो उसमें ऊंटों के माध्यम से ही व्यापार किया जाता था, ठीक है, जैसलमेर में। अब आगे देखना, यहाँ पे हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ये रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, राजस्थान की। तो रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण किस भाग में हो रहा है राजस्थान के? तो मरुस्थलीय भाग में हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। हर एक चीज को खोलते हुए चलेंगे। और 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर किस में है? राजस्थान में। जो मरुस्थलीय सीमा बनती है ना वो 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब देखना आगे, ये जो राजस्थान का हिस्सा है ना, यहाँ पे देखना, ये जो हिस्सा है ना जैसलमेर का, ठीक है, ये तो लगभग यहाँ से लगा के ये ये इसको है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहा जाता है। लगभग ही जैसलमेर का इलाका, मतलब कि जैसलमेर को अगर हम लेना, तो लगभग 10% हिस्सा वर्षा रेखा, समवर्षा रेखा बोलते हैं, समवर्षा रेखा, ठीक है। और अगर इस लाइन की बात करें ना, तो ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और अगर इस लाइन की बात करें ना, तो ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना चीज क्या है? मतलब कि 10 सेंटीमीटर मतलब कि बिल्कुल कम वर्षा, 25 सेंटीमीटर वर्षा मतलब थोड़ी ज्यादा वर्षा, और 50 सेंटीमीटर मतलब लगभग ठीक ठाक वर्षा, ठीक है। तो अरावली के जो यहाँ पे है ना अरावली, तो ये लाइन है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की। और शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, उसको अलग करने वाली जो रेखा है ना, वर्षा रेखा, उसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। और राजस्थान जैसलमेर को अलग करने वाली दूसरे जिलों से, उसको बोलते हैं 10 सेंटीमीटर। और ये लगभग 5 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, किसको? राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा, ठीक है। तो ये चीज हमारे सामने आ गई। तो समझ में आ गया ना आपको? तो ऐसा मैप बनाओ, और जितनी जानकारी अभी तक हमने ली ना, मैंने मिटा दी है। आपको सारी चीजें याद है, कोई ज्यादा कठिन नहीं थी। मैप बनाओ और बिना देखे देखे एक बार उनको लिखो। अगर नहीं आया ना, तो थोड़ा रिवाइज करना वीडियो को, और देखना। 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के बनाना आराम से, ठीक है, आगे और आगे बढ़ते हैं।
अब समझना आगे। आगे बात करें ना, तो देखना सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, जहाँ पे रेत होगी, ठीक है, जहाँ पे रेत होगी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो जैसलमेर में है, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी, जैसलमेर में, इस हिस्से पे। अब तापमान की बात करें ना, तो 45 डिग्री से 50 डिग्री तापमान चला जाता है। और ये कब जाएगा, ये जाएगा गर्मियों में। अब आप हाथ पे 12 महीने देखिए, ठीक है ऐसे। और अभी गर्मी है सर्दी है क्या है आपके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए कि कितने महीने लगभग गर्मी रहती है। तो आपके सामने निकल के आएगा मार्च से जून, और जुलाई में तो बारिश आने लग जाती है। तो ये तापमान है ना, ये मार्च और जून में है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम रात के तापमान की, रात के तापमान की अगर बात करें ना, तो रात में ये तापमान होगा 30 से 35, या हाँ सॉरी, 25 से 35 भी हो सकता है, और 35 भी हो सकता है, और 30 भी हो सकता है। ये है, ये तापमान रहता है रात में जैसलमेर में। और लगभग इस पूरे क्षेत्र में 8 मरुस्थल की बात हो रही है, ठीक है। ये तापमान रहता है। और दिन में जो तापमान रहता है वो 50 से। लेकिन बात करें किसकी, हम नवंबर और जनवरी फरवरी फरवरी की, ठीक है। तो तापमान जो रात का है ना, वो सॉरी 0 से 8 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तापमान किसमें, नवंबर और फरवरी में इतना कम हो जाता है जैसलमेर के अंदर ठंड, ठीक है। तो ये था तापमान की बात। अब आगे देखना, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है ना, मिट्टी, वो उस मिट्टी को कहते हैं बलुई मिट्टी, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने जो इंग्लिश में नाम थे इसके, जो साइंस वाले नाम होते हैं ना, वैज्ञानिक नाम, वो देख लिए थे। ध्यान से सुनो अब। मिट्टियां कई प्रकार की होती है, ठीक है। एक गेहूं होते हैं, एक होती है मक्की। अब सबसे पहले तो मोटी मोटी बात करें तो आटा लगाते हो ना आप, तो चलो गेहूं को पीस के आटा लगा दो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आप गेहूं का आटा लगा दो, सॉरी गेहूं को लगा दो मतलब। तो गेहूं को लगा सकते हो कि रोटी के लिए गेहूं को तैयार कर सकते हो, नहीं, उनको पीसना पड़ेगा फिर आटा लगाना पड़ेगा ना। तो एक चीज ये हो गई। तो ये जो मिट्टी है ना, बलुई मिट्टी, इस तरह, तो ये क्या होती है कि एक रेतीली होती है, मतलब कि कंक्रीट होती है, बारीक बारीक मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे ही पानी डालोगे ना, तो पानी इसके अंदर चला जाएगा, ना कि ये पानी को सोख लेगी। और जब इस मिट्टी को हाथ में उठाओगे ना आप, तो ये ऐसे मतलब कि दूसरी मिट्टी की तरह ये चिपचिपी नहीं होगी। इसको आप करोगे और वापस खोलोगे तो वापस खुल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की मिट्टी, तो इसलिए क्या करती है, पानी को सोख नहीं पाती है। पानी जमीन में चला जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो पानी को ये सोख नहीं पाती है, समझ रहे हो ना। अब उसी उदाहरण को लीजिए, गेहूं का आटा हो गया और मक्की का आटा हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये कह सकते हो कि रेत तो बहुत बारीक होती है ना, आपने मोटी मोटी रेत की बात की, जो बारीक रेत होती है ना, उसको तो वो तो सोख लेती है ना पानी को। तो मैं वही बता रहा हूँ, आटा लीजिए गेहूं का और मक्की का, दोनों का आटा लीजिए। अब दोनों के आटे में क्या फ़र्क होगा, जब गेहूं का आटा आप लगाओगे ना, तो उसको अच्छे से तैयार कर लोगे, लेकिन मक्की का आटे को 1-2 मिनट में तैयार हो जाएगा, और वैसे ही होगा जैसे कि रेत होती है, ठीक है। मतलब कि खुरदरा खुरदरा होगा। तो समझ गए ना बात को कि क्या अंतर है दूसरी मिट्टियों में और मरुस्थलीय मिट्टी, बलुई मिट्टी में। तो ये क्या करती है कि पानी धारण करने की क्षमता होती है ना, वो काफी कम होती है इस मिट्टी में, ठीक है। दूसरी चीज, अब पानी धारण नहीं कर पाएगी तो क्या उपजाऊ होगी, क्या मिट्टी नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होती है मिट्टी, दूसरी चीज, ठीक है, उपजाऊ नहीं होती। तीसरी चीज यहाँ पे क्या है, वनस्पति का अभाव है। कारण क्या है, यही मिट्टी, बलुई मिट्टी, यहाँ पे सब्जियां नहीं उगा सकते हैं, क्यों, बारिश नहीं हो रही है, और ऊपर से मिट्टी ऐसी, ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन पिछली क्लास में हमने एक नहर देखी थी, ठीक है। उस नहर में हमने देखा था इंदिरा गांधी नहर, वो यहाँ से लगा गंगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बरौदी, जैसलमेर से होकर बाड़मेर तक, और कई शाखाओं फैली हुई है। उस नहर के द्वारा क्या किया गया यहाँ पे कि पानी पहुंचाया गया।
तो उसके कारण लोगों को फायदा मिला है। यहाँ पे सरसों और कपास, ठीक है, ज्वार, मोठ और बाजरा पहले उगाई जाती थी फसलें, क्योंकि पानी की बिल्कुल कम आवश्यकता होती थी इनको, ठीक है, और यही चल रहा था खाने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि सरसों और कपास, तो कपास तो नकदी फसल हो गई, ठीक है, आराम से बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और सरसों खाने के लिए अपने यूज में लेने लग रहे हैं, ये तो मक्की की रोटी, ठीक है, बाजरा की रोटी, सरसों की साग, ये सारी चीजें चल रही है यहाँ पे, कुल मिला के पार्टी हो रही है, ठीक है। तो सरसों और कपास, तो इंदिरा गांधी नहर से क्या फायदा मिला है इनको, तो ये कुछ नकदी फसल जैसे कि बिजनेस वाली फसलें होती है ना, वो उगाने लगे। अब कपास और ये तो मैंने उदाहरण के लिए बता दिया, लेकिन काफी सारी फसलें हो रही, सब्जियां भी तो हो रही होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि उनको भी सब्जी नहीं खाई होगी, ऐसा हो रही है कि उनको भी सब्जी नहीं खाई होगी, तो सॉरी, सब्जी खाई तो होगी, कैसे लेके आ जाते हैं, लेकिन उगाई नहीं होगी, तो उगाई तो होगी ना। तो किताबों की भाषा है, देखो किताबों में कुछ भी लिख देते हैं। एक बार क्या हुआ था कि वो लगाया था, मतलब कृषि जो बैठते हैं ना, कृषि जो भी, जो कंप्यूटर में, ठीक है, हम कस्टमर केयर बोलते हैं उनके, और जब उनको जानकारी मांगी थी ना कुछ, तो वो जानकारी उल्टी दे रहे थे, ठीक है, और खेतों में जो फसल लगी थी ना वो कुछ उल्टी लगी हुई थी, मतलब कि अलग फसल थी। उनसे पूछा कि ऐसी फसल उगा सकते थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं उगा सकते। क्यों नहीं उगा सकते, तो कहता ये टाइम नहीं उगाने का, और किसानों ने वो फसल उगा रखी है। तो किताबों में कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में वास्तविक चीजें क्या हो रही है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। तो एक बार इसको उतार लो। हाँ, पानी, बलुई मिट्टी। 2-3 पॉइंट और हमने देख लिया तापमान को लेकर, एक बार आप उनको दर्शा दो मैप में, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब समझना आगे, ठीक है, देख लेना, आप रोक के क्लास को, आगे देखते हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई हमारी जो थी, अब आगे बढ़ते हैं। और दो चीजें हमारे सामने निकल के आती है, इंपॉर्टेंट है काफी। एक होता है सैंडी, सैंडी प्लेन्स, इंग्लिश नाम है, देखो इनको हिंदी में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक होता है सैंड ड्यूनस, दोनों नाम है। अब प्लेन का मतलब होता है मैदान। अब प्लेन यानी सपाट, सपाट तो कौन होता है, मैदान, तो होता है ना, ठीक है। ड्यून्स होता है टिल्ले, टिल्ले। अब पिछली क्लास में अगर आपने देखी है ना, तो वहां पे जाओ, सोचो कि यहाँ पे जो हमने एक चीज बताई थी, हमने कहा था कि रेग, सॉरी, इर्ग, इर्ग, इर्ग की बात है। इर्ग क्या है पता है आपको? हाँ, घास है ना? नहीं है, इर्ग है रेत, बिल्कुल बारीक रेत। और यहाँ पे चलती है आंधियाँ, ठीक है। पहली बात कर लेती है कि यहाँ पे अगर जाओगे ना तो आपकी आंखों में धूल पड़ेगी, पिछली क्लास में बात कर ली थी हमने। यहाँ पे चलती है आंधियाँ, तो इसको स्थानीय भाषा में यही आंधियाँ कहते हैं, इसीलिए हम भी आंधियाँ कहते हैं, क्योंकि जैसलमेर वाले लोग भी आंधियाँ कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, तो ये हो गई। तो देखो, टिल्ले और मैदान, ये दोनों की बात हो रही ना, तो ये हिस्से की बात हो रही है, इस हिस्से की, मतलब कि ये हिस्से की, इसकी, ठीक है। अब देखो कि गुजरात प्रदेश का था, और उसमें हमने देखा था कि एक तो, सॉरी, गुजरात प्रदेश की हमने बात नहीं की थी। हमने देखा था कि एक तो लघु हिमालय और एक महान हिमालय। तो महान हिमालय इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये चीजें हैं यहाँ पे। एक तो बड़े बड़े टीले मिलेंगे आपको। अब टिल्ले मिलेंगे ना, वो 1 मीटर से 60 मीटर तक ऊंचे मिलेंगे। अब टिल्लों की बात करेंगे, लेकिन हम समझ तो है ना टिल्ले क्या है। मैं डायरेक्ट ही बरखान, अनुधैर्य, सब्र का फीस, ये सारी चीजें लिखवा दूंगा, तो लिखवाने से क्या, 50 क्लास और पड़ी है यूट्यूब पे सी, तो वो लिखवाना नहीं है, ठीक है। तो देखो, 1 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, इसीलिए तो महान बोलते हैं ना। इतने ऊंचे ऊंचे टिल्ले, वो किस हिस्से में, ज्यादातर इस हिस्से में मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्या, बालोतरा में नहीं मिलेंगे क्या, बाड़मेर, सब जगह मिलेंगे। किताबों की भाषा है, वो ध्यान रखो आप बस, ठीक है। इर्ग, बारीक रेत। हमने देखा था कि ये जो हिस्सा है ना,
यहाँ पे हमादा, मतलब कि बिल्कुल ही पथरीला मरुस्थल है, बिल्कुल ही क्या है, पथरीला मरुस्थल है। ठीक, हमादा। तो यहाँ पे जो रेत है ना, या तो उड़ के इधर जाएगी या रेत उड़ के इधर जाएगी, दो चीजें हो गई ना। यहाँ पे जो टीले मिलेंगे ना आपको, समझना इस चीज को, सैंडी प्लेन्स और सैंड ड्यून्स। सैंडी प्लेन्स, सैंडी होता है रेत और सैंड होता है रेत। टीला हो गया, मैदान हो गया, रेत के मैदान, रेत के टीले, दोनों की बात हो रही, समझ गए अब। तो जैसलमेर ये, तो अब एक ही चीज समझा, एक ही चीज ध्यान से समझना, क्लियर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चाहे बरखान हो, चाहे अनुधेर्य हो, चाहे सफर काफिज हो, चाहे और नाम क्या है इनके, ठीक है, जो भी टिले हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो ये जितने भी 7-8 टिले हैं ना यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि तारा प्रकार के टिले, ठीक है, वो एक चीज समझना है यहाँ पे, बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे समझना कि मान लो कि ये क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, ठीक है, पूरा क्या है, ये शुष्क है। शुष्क है मतलब कि बारिश नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हो पा रही है तो बस धूल उड़ रही है। अगर आपने कहीं पे ढेर लगाया है ना, कहीं भी किसी भी चीज का ढेर लगाया, मतलब कि बारीक चीज का जो भी हो ढेर लगा दिया, फिर बारिश हो गई, तो कहीं ना कहीं जमेगी चीजें। लेकिन आपने कहीं ढेर लगा दिया है और बारिश ही नहीं हुई, वो चीज जमेगी क्या, नहीं जमेगी। आप कभी रेत खाली करवाते हो ना मकान बनाने के लिए, तो कभी भी देखना, जब तक रेत पे पानी नहीं डालोगे ना, वो वैसी की वैसी रहेगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ जाए, उसके बाद क्या होगी, वो तो मतलब गठरिया पड़ जाएगी, उसमें जम जाएगी वो चीजें। तो यहाँ पे क्या है कि बारिश न्यूनतम है बिल्कुल ही, इसीलिए यहाँ पे टीले बनते हैं। इसीलिए क्या बनते हैं, टीले। अब हर टीले को हमें अलग अलग स्थान के माध्यम से याद रखना पड़ता है, लेकिन वो चीजें गलत है। एक ही टीला हर प्रकार से बन सकता है, समझना। इसको समझ गए ना तो सारी चीजों को समझ जाओ, क्योंकि एक ही टीला हर प्रकार से बन सकता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। नाम नहीं बताऊंगा मैं, देखो नाम आप खुद ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। मान लो कि ठीक है, अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं कलर। मान लो कि ये रेत पड़ी हुई है, ठीक है, रेत पड़ी हुई है। अब अगर इधर से हवा चल रही है ना, बहुत तेज हवा, इधर से इस दिशा में जा रही है, तो रेत उड़ के किधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इस प्रकार की आकृति बनेगी। बन गई ना आकृति इस प्रकार की, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर बाद रेत, हवा इधर से इधर चलने लगी, तो क्या होगा कि ये रेत तो रहेगी, लेकिन ऊपर जो पड़ी है ना रेत, ये कहाँ पर जाएगी, इस तरह चली जाएगी, इस तरह इधर आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्थिति क्या हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, ठीक है, समतल भाग की तरह। उसके बाद देखना, अगर रेत मान लो कि हवा इधर से चलने लगी, तो ये क्या होगा कि रेत इसके पीछे चली जाएगी। और अगर मान लो कि हवा उस दिशा से चलने लगी ना, तो क्या होगा, इस प्रकार। तो आप सोचिए, ठीक है, ये रेत ये पड़ी हुई है ना, ये समझ लो कि ये रेत है, इस तरह पड़ी थी। हवा इधर से चली ना तो रेत को उधर फेंक दिया, हवा इधर चली तो रेत को इधर फेंक दिया, हवा इधर चली तो रेत को इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया। तो बीच में कहीं ना कहीं एक मतलब कि तीरनुमा आकृति बन जाएगी इस तरह, ठीक है, और इसके चारों तरफ रेत होगी। अब आप कौन सी आकृति आपके दिमाग में आ रही है, तारा बना हुआ नहीं दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है ना तारा, यही टीले होते हैं। अब एक ही टीला तारा बन गया। दूसरी चीज, हमने ये बात की ना, रेत पड़ी हुई है, अब इधर से हवा चली, ये बात कर ली, ठीक है, तो ये समकोण वाली आकृति वाला टीला बन गया। इसी को देखना, रेत ज्यादा चली ना तो कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार, सॉरी, तो कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की आकृति बन जाती है रेत की। तो ये कौन सी हो गई, चांद प्रकार की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की आकृति बन जाती है, तो अर्धचंद्राकार की। तो एक ही टिल्ले की सारी आकृतियां बनती है, ध्यान रखना। आप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टिल्ले नहीं बन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन किताबों में उनको बताना था कि ज्यादा किस स्थान में बन रहे थे, इसलिए लिखवा दिया, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। बाकी उनसे पूछ लेना आप, जिसने भी लिखा है ना कि अनुधेर्य वहां पे बन रहे हैं, अनुप्रस्थ वहां पे बन रहे हैं, बरखान वहां पे बन रहे हैं, उनसे पूछना कि बरखान जैसलमेर के किस हिस्से में नहीं बन रहे, वो नहीं बता पाएंगे कि नहीं बन रहे।
वो बस ये बताते हैं कि ज़्यादा कहाँ पे बन रहे हैं, बस। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमारे सामने बात हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने लू को लेकर। लू को लेकर कि लू क्या है। ठीक है, तो क्या है लू? गर्मी पड़ रही है ना, तो गर्म हवा लू है। अब देखना क्वेश्चन क्या आता है कि ये लू किस दिशा में चलती है। तो बताओ, राजस्थान के आगे हमारा कोई इलाका है क्या? हमारा राजस्थान के आगे कोई इलाका है क्या? नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पर यही कहेंगे कि लू कहाँ से? पश्चिम से हमारी ओर आती है, जहाँ पे भी हम खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिम से दक्षिण की तरफ जाएगी, उत्तर की तरफ किस तरफ जाएगी, कोई दिशा सीमित नहीं है। बस लू निकलेगी कहाँ से? हमारे लिए राजस्थान में पश्चिम से आएगी और जाएगी कहाँ पे? इसकी मर्जी हो जहाँ पे। अगर मान लो कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता ना, तो क्या होता है कि लू पाकिस्तान में भी जा सकती थी। ठीक है, तो भी हम यही कहते हैं कि फिर हम ये कहते हैं कि लू कहाँ से आती है? पूर्व से पाकिस्तान में जा रही है। समझ गए ना? तो सिर्फ लू ऐसा नहीं है कि लू हमेशा पश्चिम में ही जाएगी। लू जो हवा है ना, वो किधर भी जा सकती है, गर्म हवा किधर भी जा सकती है। समझना आप बात को। तो बस ये बता रखा है कि लू हमेशा पश्चिम दिशा में चलती है। मैं इसकी एक लाइन बता देता हूँ आपको, लिखा हुआ है ये, गाइड के अंदर मिल जाए तो आप समझ जाओगे उस चीज को। चलो लास्ट में जब हम गाइड से कुछ फैक्ट देखें ना, तब मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन बना रखा है। उसमें क्या है कि ये कह रखा है कि लू किस दिशा से आती है। तो पश्चिम दिशा से आती है, सबको पता है, लेकिन ये नहीं बताया उसमें कि किस दिशा की ओर जाती है। यही बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि किस दिशा की ओर जाती है। तो कोई फिक्स नहीं है, हवा किधर भी जा सकती है। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। अब यहाँ पे ऊंट, भेड़, बकरी, ये मुख्य चीजें हैं। यहाँ इनसे मांस भी प्राप्त होता है, इनको दूध भी प्राप्त होता है, और ऊंट इनके व्यापार में भी काम आता है। तो ये तीनों चीजें इनके लिए बेस्ट है। एक है सेवण, सेवण, धामण, धामण और अंजन। ये तीनों घासें हैं यहाँ की, इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पे है वो बाद में फैक्ट में बात करेंगे हम, लेकिन अभी समझ रहे हैं कि ये तीनों घासें किसके लिए? पशुओं के लिए। किन पशुओं के लिए? इनके लिए, जो ये पालते हैं ना, इनके लिए उगाने के लिए बेस्ट है ये। तो ये इनकी करते हैं। ठीक है, अब देखना, एक होती है प्लाया और एक होती है रोन। प्लाया, अब प्लाया क्या? जो बारिश का पानी आता है ना, बारिश का पानी तो कहीं इकट्ठा हो जाता है, तो उसको तो बोलते हैं प्लाया झील। ठीक है, और अब तैतीस सागर का हिस्सा है। सागर कैसे होते हैं? खारे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनपे नमक की परत जम जाती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रोन। कब जमती है ये? जब प्लाया झील का पानी धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना, तो जब दलदली भूमि निकलती है ना, तो उसके ऊपर रेत की हल्की हल्की परत जम जाती है, सॉरी नमक की, उसको बोलते हैं रोन। और जो प्लाया झील क्या होती है? जो बारिश का पानी आता है ना, वो प्लाया झील होती है। ठीक है, एक बार इनको जो भी आपको जितने दो चार पॉइंट लिखे ना, उनको लिखो एक बार, मैप में बना दो। अपने आप ही करना सीखोगे ना, तब आप सीखोगे, बाकी रटने से कोई मतलब नहीं है। तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ गई है अब, तो इनको बनाओ, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखना आगे। यहाँ तक बात हो गई। अब अगर देखें ना हम, तो पेड़ तो एक तो होता है बबूल। ठीक है, बोलिया बोलिया बोलते हैं उनको, बबूल कांटे वाला। एक होती है खेजड़ी, और एक होता है रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष है कि नहीं, है बताना। रोहिड़ा की एक तो लकड़ी बहुत मजबूत होती है, एक वहाँ पे फल फूल होते हैं ना, वो सब्जी के लिए यूज में लेते हैं वो। तो ये दोनों चीजें हो गई। और खेजड़ी की जो फलियां होती है ना, सांगरी बोलते हैं उनको, सांगरी। तो पहले जब काफी आंदोलन हुए, सॉरी काफी, जैसलमेर में, इस इलाके में, पश्चिम और उत्तर में पहले काफी क्या होते हैं कि वो आ, काफी दिनों तो बारिश ही नहीं होती, अकाल पड़ते हैं, अकाल। ठीक है, तो अकाल पड़े हुए हैं। तो खेजड़ी की जो फलियां होती है ना, सांगरी सांगरी, उनको एक एक महीने, दो दो महीने, चार चार महीने, लगभग एक एक साल तक बचा के रखते थे घरों में, और रोज एक दो लेके खाते थे, ताकि पूरा दिन जिंदा रह सके। ठीक है, इनकी जो लोगों की हड्डियां होती थी ना, वो बिल्कुल शरीर से चिपक जाती थी। कैसे कि मतलब हड्डियां ही दिख रही है, शरीर की चमड़ी नहीं होती ना। चमड़ी को हटा दो, हड्डियां दिख जाएगी, मतलब इतनी चप, हड्डियां हड्डियां गिन लो शरीर पे, इतना।
मतलब कि अकाल पड़ा हुआ है जैसलमेर में, 10-10 सालों तक अब अकाल पड़ा हुआ है, 10 सालों तक बारिश ही नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति भी आई हुई है कहाँ पे, इस पश्चिमी इलाके में। तो समझ गए ना चीज को। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से वृक्ष होते हैं। तो एक तो खेजड़ी, एक रोहिड़ा, और एक आ, बबूल, ठीक है, तीनों। और भी होते हैं बहुत सारे। अब नीम के वृक्ष आप देखना, बीकानेर एग्जाम था मेरे, मैं देना गया था। तो नीम के पेड़ ज्यादा थे बबूल से, खेजड़ी से, जो जहाँ पे लोग रहते थे ना, वहाँ की बात कर रहा हूँ। बाकी तो खेजड़ी ही दिखेगी आपको, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि नहीं है, वहाँ पे भी थोड़ा पानी कम है बस, ठीक है। और स्थितियाँ सुधार आ गया, ये तो 2011 की जनगणना के अनुसार बातें कर रहे हैं। बाकी अगर वर्तमान की बात करें ना, तो काफी कुछ चेंज हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब समझना, ये तो वहाँ की बात हो गई, ऊंट भेड़ बकरी। अब अगर खाने की बात करें ना, तो इसमें है एक तो हाँ, एक लोमड़ी, समझना यहाँ पे लोमड़ी। लोमड़ी होती है यहाँ पे एक, ठीक है। ये क्या करती है कि दिन में तो यहाँ पे बिल में घुस जाती है, मतलब छुपी हुई रहती है, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। रात में ही अपना काम करने निकलती, शिकार करने, ठीक है, रात में। तो यहाँ पे लोमड़ियाँ होती हैं बहुत सारी, वो ये काम करती है। फिर होता है घोड़ावन अपना। और घोड़ावन समझ गए ना क्या है, ठीक है। स्कूलों में 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं घोड़ावन को, नहीं समझोगे क्या। घूमर, कालबेलिया और बहोई, ठीक है, ये सारे हैं। और एक चीज और है यहाँ पे, वो है कि ये लोग घी ज्यादा खाते हैं, ठीक है। क्यों? पानी की कमी है यहाँ पे, तो घी तेल ये ज्यादा खाते हैं ये लोग। इससे क्या होता है, चिकनाई रहती है ना, तो प्यास थोड़ी कम लगती है इनको, तो ये यूज करते हैं ज्यादा। और इनको प्राप्त जो कहाँ से हो रहा है, तो ऊँट भेड़ बकरी। तो ऐसा नहीं ऊँट भेड़ बकरी है, गाय भी है इनके पास, सारी चीजें हैं, देखो ऐसी की नहीं है। पानी की व्यवस्था कर लेते हैं ये लोग। और इंदिरा गांधी नहर आ रही है ना इनके पास। अब इस नहर को लेकर भी एक समस्या आती है यहाँ पे, सेम की समस्या, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, सेम की समस्या। उससे क्या होता है कि जो नहर आती है ना, अब मिट्टी कौन सी है, रेतीली, तो पानी तो सोख नहीं पाती। तो जब नहर से पानी छोड़ा जाता है ना रेत में, तो ये क्या होता है, पानी सोख नहीं पाती, दलदली जमीन हो जाती है। तो फिर वो काफी मुश्किल मशक्कत करनी पड़ती है, काफी मुश्किलें होती है, तो वो अलग से चर्चा करेंगे हम, ठीक है। जब शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ लेंगे ना, उसके बाद वापस एक क्लास लेंगे जिसमें क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे चर्चा करेंगे हम सेम की समस्या की। तो ये हो गई। और क्या बचा है हमारा समझने के लिए, देख लेते हैं एक बार। एक चीज और है यहाँ पे, कि यहाँ पे हवा चलती है ठंडी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शुष्क। अब ठंडी हवा को क्या बोलेंगे, शीत पवन बोलते हैं ना, ठीक है। तो सर्दियों में यहाँ पे शुष्क पवनें चलती है, शुष्क सर्द पवनें, ठीक है। नाम क्या दे रखा है इसमें, ठंडी, ठंडी बोलते हो, ठीक है। तो शुष्क शीत पवनें चलती है, जैसे कि नॉर्मल हवा चलती है ना हमारे, ना गर्म ना ठंडी, वैसे ही वहाँ यहाँ पे सर्दियों में चलती है इनके जैसलमेर के अंदर, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे, रात को ज्यादा जाते हैं, फिर देख लेना आप, रात को ज्यादा जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही सूरज अस्त होने लगता है ना, तब वहाँ का माहौल देखना, इतना खतरनाक माहौल। दूसरी चीज, इनकी पोशाक, धोती, ठीक है। अब देखो नाम तो इतने मुझे भी नहीं आता है, धोती, कुर्ता, वो सारी चीजें आपने देखा होगा कि इनकी पोशाक कैसी है, महिलाओं की कैसी है, ठीक है, घुघरी पहनना, वो सारी चीजें हैं। तो ये इनकी पोशाक हो गई, काफी अलग पोशाक है वहाँ के लोगों की। और जो भी घूमने जाते हैं ना, वो लोग भी क्या, यही ड्रेसें पहन लेते हैं वहाँ पे, ऊँट पे बैठना, सफारी करना, वो सारी चीजें। तो ये है। और इस तरह का जैसलमेर है जिसकी हमने चर्चा की, और कुछ नहीं छूटा होगा यहाँ पे। कांटेदार वनस्पति होती है, तो देखो जहाँ पे पानी कम होगा ना, वहाँ पे कांटेदार ही वनस्पति होगी, जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहाँ पे कांटेदार वनस्पति नहीं होगी। अब आप कहोगे गुलाब का फूल में तो कांटे हैं, तो वो होते हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। चिंकारा, एक यहाँ पे चिंकारा भी होता है, जो बिल्कुल हिरण के जैसा दिखता है, हिरण के जैसा। क्यों? हिरण क्यों नहीं है, चिंकारा क्यों है? तो हिरण की प्रजाति है चिंकारा। लेकिन क्या है कि चिंकारा को पानी थोड़ा कम चाहिए होता है। अब चिंकारा क्या है मुझे बताना, ये भी राजस्थान का कुछ न कुछ तो है, कमेंट करना इस चीज को। उसके अलावा केर है ना, एक फल है इनका, केर, ठीक है। फल और फूल दोनों मिलते हैं, और इससे सब्जी बनती है, इससे सब्जियां बनती है, ठीक है। केर वृक्ष है इनका। और थोर, जो हमने पिछली बार बात कर ली थी, कैक्टस की हमने बात कर ली थी, पानी को बचा के रखने का माध्यम है थोर, ठीक है। और दूसरी चीज,
मान लो ये खेत है इनका, अब खेती तो सीमित है बिल्कुल ही, तो खेती बिल्कुल कम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खेत है ना, तो यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए थोर का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जो सर्दियों में भी बच जाती है और गर्मियों में भी बच जाती है। और थोर क्या होता है, कांटे होते हैं तो पशु उनके पास नहीं जा पाते हैं, तो मरुस्थल में जो खेतों को बचाने के लिए जो यूज करते हैं उसके का थोर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो पत्थर होता है ना इस क्षेत्र में, वो थोड़ा पीला होता है, पीला, पीला पत्थर होता है, ठीक है। पीला पत्थर, हल्का पूरा एकदम पीला नहीं, लेकिन हल्का पीला पत्थर होता है, क्योंकि रेत बलू बलू ही रहते ना, इसके कारण होता है पीला। उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, डेजर्ट फेस्टिवल, उसकी बात कर लेंगे अलग से। और मांड, पनिहारी, ऐसे इनके लोक संगीत है, लोकगीत है, ठीक है। तो ये क्लास थी शुष्क मरुस्थल को सिर्फ समझने के लिए। फैक्ट में हमने बात नहीं की किस स्थान पे क्या चीजें, हमने बात नहीं की बरखान कहाँ पे बनते हैं, अनुदैर्ध्य कहाँ पे बनते हैं, अनुप्रस्थ कहाँ पे बनते हैं, समकोण में कौन से बनते हैं, उनकी हमने बात नहीं की। नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल में फैक्ट के रूप में समझेंगे, लेकिन इस तरह की जानकारी को समझना जरूरी होती है, ताकि बेसिक हमारा समझ में आ जाएगा ना, तब हम उनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और शुष्क मरुस्थल के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।